बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव। आप हमारा जो संडे को हर संडे भारतीय समय 8 बजे धम्मा वेव का जो लाइव प्रोग्राम होता है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोग्राम लाइव हो चुका है। सो वेर एवर यू आर, प्लीज वॉच अस एंड शेयर धम्मा वेव. If you have any question related to Dhamma, you can always call us 919667972248 और 4165780000 के ऊपर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और if you wanted to send us email dhammawaves.info@gmail.com के ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। You can also follow us on Instagram and YouTube. So please do subscribe our YouTube channel. ये जो सारा लाइव प्रोग्राम है एवरी वेडनेसडे हम इसको YouTube के ऊपर अपलोड कर देते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल, वॉच एंड शेयर। सो टुडे आज का जो खास प्रोग्राम है, हमारे आदरणीय वेनेबल भिक्खु डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी जो हमारे साथ मेरठ से जुड़ेंगे, वो आज की जो धम्म देशना का प्रोग्राम आज हमें धम्म देशना देंगे। उसके साथ ही हमारे आदरणीय मिस्टर रंजीत कुमार एडवोकेट जी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, जो आज का जो सब्जेक्ट है उनके लिए पूना पैक के ऊपर बातचीत का हम करेंगे। तो अगर आपका कोई भी पूना पैक के रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप हमें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है हमने दिया 919667972248 के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। Wherever you are, if you feel safe, please put your palm together. Let's do वंदना and then उसके बाद we will request Venerable Bante जी आज का जो प्रोग्राम वो शुरू करेंगे। So put your palm together. Let's do वंदना together. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Over to Venerable Dr. Chandaki. Bante ji, Vandami, Namo Buddhaya, Jai Bhim, welcome to Dhamma Way. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज धम्मावेव के माध्यम से यह धम्मादेशना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हम जानते हैं कि आज के जो स्पीकर है माननीय रंजीत कुमार एडवोकेट जी, जो धम्मावेव की टीम है माननीय हरवंश लाल विरदी जी, आनंद बाली जी और करम जी और आप सभी लोग। जो आज का मैंने विषय लिया है वह है विजयादशमी और दीक्षा भूमि का महत्व। चूँकि हम जानते हैं कि बहुत ही नज़दीक जो है वो विजयादशमी है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी विजयादशमी के दिन में धम्म दीक्षा का आयोजन किया था और दुनिया की यह सबसे बड़ी क्रांति रही थी जिसमें दूर दूर से चलकर जो है लोग दीक्षा भूमि पर आए हुए थे। क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया था। उसमें प्रमुख भिक्षु थे भिक्षु चंद्रमणि, जो म्यांमार के रहने वाले थे। उनके माध्यम से दीक्षा भूमि, इसलिए इसे दीक्षा भूमि कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ में इस स्थान पर उन्होंने दीक्षा ली थी। तो दीक्षा भूमि पर परित्य देशना का आयोजन किया गया था और लोग जो हैं बड़ी संख्या में सफ़ेद वस्त्र पहनकर इस दीक्षा भूमि पर पहुंचे हुए थे। लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि के नारे से पूरा का पूरा यह नगर, जिसे हम नागपुर कहते हैं,
आज मैं नागपुर दीक्षा भूमि के बहुत ही नज़दीक से मैं बात कर रहा हूँ। तो यह दीक्षा भूमि जिसमें प्रतिवर्ष लाखों लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों अनुयायी इस जगह पर अभी भी आते रहते हैं। और हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हथियार त्याग दिया और बौद्ध धर्म का जब उन्होंने अंगीकार कर लिया, तो उस समय जो विजय प्राप्त की थी, अपने आप से विजय प्राप्त की थी, और इसीलिए हम जानते हैं कि विजयादशमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने दीक्षा ली थी, वह दिन विजयादशमी का और रविवार का दिन था। और लगभग 5 लाख लोग इकट्ठा जो है इस नागपुर की धरती पर हुए थे। और भिक्खु चंद्रमणि के द्वारा त्रिशरण पंचशील दिया गया था। और पहली बार दुनिया में हम ऐसा देखते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 22 प्रतिज्ञा दी गई थी। और 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों को यह बताना चाहते थे कि बुद्ध का धर्म यह साइंटिफिक है, यह बहुत ही तर्क पर आधारित है, और जो भी मनुष्य इसका अंगीकार करता है तो स्वाभाविक तौर पर वह एक अच्छा जीवन को जी सकता है। यह धारणा बाबा साहब अम्बेडकर की रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो देवी देवताओं में विश्वास किया करते थे, अधिकतर उनका पूजा किया करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की धारणा थी कि जब हमारा धर्म वैज्ञानिक है तो किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं, अंधविश्वास नहीं, किसी भी प्रकार की रूढ़ी परंपरा लोगों ने नहीं मानना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही त्रिपिटक का सार जो है वो 22 प्रतिज्ञा में दिया हुआ है। और यह 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर उसके खुद जनक रहे हैं, और पहली बार पूरी दुनिया में 22 प्रतिज्ञा के साथ दीक्षा हुई। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष इसी विजयादशमी के दिन लाखों लोग दूर दूर से, पूरे भारत से और पूरे ईश्वर से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति, जिसे हम दीक्षा भूमि कह रहे हैं, उस दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं और यह प्रतिज्ञा महसूस करते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ जो कुछ भी सपना है, या जो हमें उन्होंने आह्वान किया था कि मैं भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, बौद्धमय बनाना चाहता हूँ, तो उस संकल्पना के साथ प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर लोग आते हैं और प्रतिज्ञा लेकर अपने अपने जगह जब पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की इस धर्म क्रांति ने विजयादशमी के दिन जो यह धर्म दीक्षा का आयोजन किया गया था, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो तरंग है, उसका जो भाव है, लोगों तक अभी भी पहुंच रहा है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग बौद्ध बनते जा रहे हैं भारत में, और उसी ताकत के साथ में लोग दीक्षा भूमि पर आकर इस धरती पर नतमस्तक होते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें नर की जगह से निकाल दिया है, जहाँ पर मनुष्य के साथ भी मनुष्य जैसे व्यवहार नहीं किया जाता था। और उसी जगह से यदि बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाल दिया है तो हमें स्वाभाविक तौर पर उनका ऋण या उनका जो योगदान है उसे हमें सदैव ही याद रखना चाहिए। यह भावना ज़्यादातर बनी। और हम देखते हैं कि उस समय नागपुर में जो सफ़ेद कपड़े पहनकर लोग आए थे, तो यह कहा जाता है कि सभी दुकानों में सफ़ेद वस्त्र समाप्त हो गए थे। इतनी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। और ये धम्म क्रांति का जो सिलसिला है यहाँ पर ही नहीं रुकता। हम जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 2.5 लाख अनुयायियों को वहाँ पर दीक्षा दी थी। सतत लगातार यह धम्म दीक्षा का एक बड़ा आंदोलन वह प्रतिवर्ष होता है। आप जानते हैं कि लोग विजयादशमी और दशहरा से लोग संबंध जोड़ते हैं, लेकिन दशहरा अलग है और विजयादशमी अलग है। जहाँ पर सम्राट अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के बाद विजय प्राप्त किया और उसके बाद में बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार किया। हम जानते हैं कि उन्होंने 84,000 स्तूप चित्र का निर्माण किया इसी भारत भूमि पर। और जब भी भारत के अंदर में वर्तमान में कहीं पर भी खुदाई हो तो बुद्ध के अलावा कुछ और भी प्राप्त नहीं होता। और इसलिए यह विजय दिवस को प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन लोग मनाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए खुद भी दीक्षा जो है इसी दिन ग्रहण की थी। इसलिए यह कोई दशहरा का त्योहार नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि दशहरा के समय लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं और लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को यह विपरीत नहीं था। और बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति दुनिया की महान धम्म क्रांति इसलिए और भी हो जाती है क्योंकि इस दिन जो है एक भी रक्त का बूंद इस धरती पर नहीं गिरा, और लोगों को कोई फोर्सफुली, कोई लोगों को पैसे का लालच देकर या किसी भी प्रकार का ऐसा लालच देकर कोई धर्मांतरण नहीं किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर के आह्वान पर स्वयं इच्छा से लोग वहां पर उपस्थित हुए, और उपस्थित होने के बाद उन्होंने सब लोगों ने बौद्ध धर्म का यह दीक्षा ग्रहण की थी। इसलिए इस दिन एक रक्त का बूंद भी नहीं गिरा। इसलिए यह क्रांति दुनिया की महान क्रांति में से एक सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि
इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो जाना, यह एक बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का उस समय का काल था। और जो उस समय जो पंडाल निर्माण किया गया तो सबसे ऊपर में बुद्ध की तस्वीर लगाई गई थी और दोनों किनारे पर पंडाल के ही बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई गई थी। और जो मंच तैयार किया गया था दीक्षा के लिए, वहां पर भी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाई गई थी और बाबा साहब अम्बेडकर उसके लिए नतमस्तक हुए थे। और यह एक बड़ा ही उस समय का एक मार्मिक दृश्य हमें देखने के लिए मिलता है। एक तरफ तो दुनिया जो है वह अलग त्योहारों को मानती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ा काम किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार जो है, रमाबाई अम्बेडकर ने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए, रमाबाई अम्बेडकर ये चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर मुझे पंढरपुर लेकर जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था उन्हें कि पंढरपुर जाकर जो है कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो है मैं आपके लिए एक पंढरपुर नया निर्माण करूंगा। तो उनका जो संकल्पना थी कि मैं आप लोगों के लिए, जहां आप माथा टेकने के लिए जाते हैं वहां तो तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन मैं आप लोगों को लिए एक अच्छा रास्ता बताऊंगा। तो वही हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्पना रखी थी कि मैं नया पंढरपुर बनाऊंगा, वो दीक्षा भूमि के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह तैयार करके दिया, एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। तो हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों लोग जो है यहाँ पर किताब खरीद कर लेकर जाते हैं दीक्षा भूमि से। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं और लोग जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, यहाँ पर आकर वो किताब खरीद कर लेकर जाते हैं। आप जानते हैं कि किताबों में ज्ञान छिपा हुआ है और इसलिए बहुत सारे लोग जब इस किताबों को पढ़ते हैं तो वह बुद्धिमान बनते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि हमारे लोग जो हैं दुनिया में सबसे बुद्धिमान कहलाते हैं। बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक तौर पर हमारे प्रेरणा स्रोत, जिसे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, आदर्श जिसे मानते हैं, वो खुद ही दुनिया की जितने लोग थे दुनिया में उनसे सबसे ज्यादा डिग्री रखने वाले व्यक्ति थे और सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए हमारा आदर्श ही एक उच्च किस्म का आदर्श है और इसलिए हम प्रतिवर्ष दीक्षा भूमि में जाकर पुस्तकों को खरीदते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और आप देखते हैं कि हर आदमी कोई ना कोई पुस्तक खरीद कर लेकर जाता है ज्ञान अर्जित करने के लिए। और जब मनुष्य के पास ज्ञान होता है तो तर्क कर सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है और किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं वह उपाय बता सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मैंने आपको एक नया रास्ता दिया है और यह रास्ता मानव और मानव में प्रेम निर्माण करने के लिए, बंधुत्व निर्माण करने के लिए, क्योंकि मनुष्य को बंधुत्व और प्रेम निर्माण का कोई सवाल ही उठ नहीं रहा था। लोग पशु को गले लगा लेते थे, लेकिन एक इंसान को, अपने जैसे देखने वाला इंसान को भी दूर रखा जाता था। जानते कि सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय किया था, कालाराम मंदिर का, महातालाब का। तो यह लगातार बाबा साहब अम्बेडकर अपने आंदोलन को बना रहे थे और बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ऐसा धर्म दे रहा हूँ जिसमें आप लोग मुख्य तौर पर 3 बातों को अच्छी तरह से देख पाएंगे। वह है समता, वह है करुणा और वह है प्रज्ञा, जो अलग कहीं धर्मों में हमें दिखाई नहीं देती है। और इसलिए आप लोग एक समतावादी जीवन जी सकते हैं और एक दूसरे के साथ करुणा रख सकते हैं और क्या सही है क्या गलत है, सत्य क्या है असत्य क्या है, हित क्या हो सकता है और अहित क्या हो सकता है, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर इस बातों पर जोर देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाने की कोशिश की। और वह क्रांति की शुरुआत हम जानते हैं कि दीक्षा भूमि से होती है और यह दीक्षा भूमि हम सब लोगों के लिए बौद्ध का एक बड़ा स्थान है, जहाँ पर अभी भी लोग बड़े इच्छा के साथ, बड़ी अभिलाषा के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं हमारे जीवन को बाबा साहब अम्बेडकर ने बदल दिया। हम बौद्ध बनकर एक गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें जो कलंक लगाया गया था जातिवाद का, अछूतपन का, उस अछूतपन के कलंक को भी हमने मिटा दिया। हमने जातिवाद के कलंक को मिटा दिया और इसलिए हम इस तरह से गर्वान्वित होते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था दीक्षा भूमि पर कि मैंने आप लोगों को ऐसी जगह से निकाल करके मैंने आपको अच्छे रास्ते पर लाने की पूरी तरह से कोशिश की है। आप इसे पूरी तरह से संभाल कर रखिएगा। यदि आप इसे संभाल कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी ठीक तरह से सुरक्षित रह सकती है। इस पर उन्होंने ज़्यादातर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की। और हम सब लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, अभी भी प्रतिज्ञाबद्ध हैं और प्रतिज्ञा के साथ में बौद्ध बनने के लिए, बौद्ध बनाने के लिए और लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से हम लगे हुए हैं। और
बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को जब दिया दीक्षा भूमि से, तो हम जानते हैं कि कितनी गरीबी थी, कितना अन्याय अत्याचार होता था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के तरफ में हमारे सभी लोगों को लाया, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की गरीबी दूर हो गई। जो नीचे स्तर का जीवन जीते थे उसमें सुधार हो गया, और सुधार होने के बाद में उन्होंने काफी प्रगति की है। इसका मतलब है कि एक ऐसा तबका जो गरीबी का जीवन जी रहा था, जो अछूतपन का जीवन जी रहा था, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, तो आप जानते हैं कि गरीबी दूर हुई, साथ में उन्होंने अच्छा जीवन जिया। तो देश के विकास में बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा योगदान है, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि ऐसा वर्ग जो हमेशा से पीछा रखा गया था, उनको एक बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और देने के बाद में देश में जो ऐसा वर्ग जो तरक्की किया है, इसका मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए एक बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे लाखों करोड़ लोगों को उन्होंने एक अच्छा योग्य और इंसान का जीवन जीने के लिए पूरी तरह से सहायता और पूरी तरह से उन्होंने अपना योगदान दे दिया। इसलिए हमें विजयादशमी का जो महत्व है उसे हम जानना। और 14 अक्टूबर दिन आ रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा का, इसलिए 14 अक्टूबर भी हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन को हम भारतीय लोग और दुनिया में रहने वाले सारे हमारे सभी बंधु लोग, वे लोग इस इस दिन को निश्चित रूप से समारोह के रूप में आयोजित करते हैं और प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेंगे और देश के हित में निश्चित रूप से ऐसे वर्ग को भी हम आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो घोषणा रही है, उस घोषणा को बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा कर दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा लेने से पहले 21 वर्ष पहले यह बात लोगों से कही थी कि मैं जब जन्मा था तो ये मेरे बस का काम नहीं है, इसलिए मैं हिंदू बनकर जन्मा, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, बल्कि मैं कहीं ना कहीं धर्मांतरण कर लूंगा। इसलिए आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण कर लिया, धर्म को ही बदल दिया। इसलिए उनका सभी भारतीयों से आह्वान है कि अब समय है और समय के रहते आप सब लोगों ने बौद्ध धर्म का अंगीकार करना, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करना, तभी हमारा देश एक बेहतरीन राष्ट्र बन सकेगा, विकसित राष्ट्र बन सकेगा। और ये नमूना एक ये हमने प्रयोग भी किया था, सोने की चिड़िया, यह हमारे राजाओं के माध्यम से, हमारे बड़े बड़े ऐसे जो योद्धा थे उनके माध्यम से, जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं, ये सभी का सभी बौद्ध साम्राज्य था। और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है इस बौद्ध धर्म की क्रांति के माध्यम से कि हम भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये ज्यादातर उनकी कोशिश थी और इसलिए लगातार उन्होंने प्रयास किया। इसलिए विजयादशमी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और साथ में दीक्षा भूमि हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए दोनों का महत्व हमारे जीवन में काफी कुछ है, क्योंकि इस दिन हमने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ पाना और भी बाकी है, लेकिन हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। इसलिए आज धम्मावे के माध्यम से ये जो विषय रखा गया था और जिसको मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, और भी मैं ज़्यादा और ना बात करते हुए यहीं पर मैं रुकूंगा। और आप सब लोगों ने मुझे सुन लिया, दुनिया के लोग सुन रहे हैं, मैं सब लोगों के प्रति इस विजयादशमी की और बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति दिवस की मैं ढेर सारी मंगल कामना देता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने बड़े विस्तार पूर्वक और शॉर्ट में आज जो नामदेशना दिया और हमारे इतिहास को बताया, बाबा साहेब के इतिहास को बताया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नंदामी। तो अगर आप चाहे तो रुक सकते हैं ब्लेसिंग देने के लिए एंड तक, अगर आप बिजी हैं तो आप हमें अभी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो इसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर सुजाता जी को, जो नागपुर से हमारे साथ एवरी वीक जुड़ते हैं और हमारे जो इतिहास के दिन होते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। डॉक्टर सुजाता जी, नमो बुद्धा, जय भीम, वेलकम टू द वेव्स। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। इस सप्ताह की 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक की मैं रिपोर्ट आपको बताऊंगी, जिसमें 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन त्याग दिया था, इसलिए ये दिन और तारीख महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर 1972 को प्रोफेसर R.K. साकेत इनका जन्मदिन रहता है। 26 सितंबर 1920 बहिष्कृत वर्ग की सभा धारपुर जिला नासिक में ली गई थी।
27 सितंबर 1915 शंकरानंद शास्त्री इनका जन्मदिन रहता है। 27 सितंबर 1951 को हिंदू कोड बिल लागू नहीं किए जाने पर एवं ओबीसी के लिए संविधान के 340वें अनुच्छेद के तहत प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिए जाने के कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दिया था। 28 सितंबर 1932 राजकीय अधिकारों से ही समानता का प्रश्न हल होगा, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने मुंबई में कहा था। 28 सितंबर 1907 सरदार भगत सिंह इनकी जयंती मनाई जाती है। थोड़ा सा एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी छोटा सा। कर्नाटक के कोलारी जिले के एक दलित बालक द्वारा एक मूर्ति को सिर्फ हाथ लगाने पर वहां के सवर्णों ने पूरे दलित परिवार पर 60,000 रुपए का दंड लगाया था। इससे गुस्सा होकर सभी वहां के दलित समुदाय ने उस मंदिर पर भगवा झंडा जो लगा था उसको उखाड़ फेंका और उसकी जगह पे नीला झंडा लगाया। ये अभी की 28 सितंबर की घटना बहुत वायरल हो गई थी। और इस तरह से अगर अपना पूरा समुदाय, अपने सब लोग अगर इकट्ठा होते हैं, जागरूक होते हैं, तो जरूर ये जो सवर्ण लोग हैं अपने ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। 19 सितंबर 2006 को इस दिन हमारे भारत देश के भंडारा जिले में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। उसको खैरलांजी हत्याकांड कहते हैं, लेकिन मैं इसका विवरण नहीं दूंगी थोड़े समय कम होने की वजह से। तो उस 19 सितंबर को इसको 16 साल हो रहे हैं। 19 सितंबर 1920 में एमएससी के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका प्रवेश हुआ था। 30 सितंबर 1889 को आचार्य नरेंद्र देव इनका जन्मदिन रहता है। 30 सितंबर 1956 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। 1 अक्टूबर 1941 को बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रयासों से महार बटालियन को भारतीय सेना में स्थापित किया गया था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जयंती और 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री इनका जन्म होने की वजह से आज जो 2 अक्टूबर है ये पूरे भारत देश में भी ये जयंती मनाई जाती है। इस तरह से मैं वीकली रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुजाता जी। आपने बड़े विस्तारपूर्वक और शॉर्ट में जो बताया है सभी हिस्टोरिकल डे, उसके लिए धन्यवाद। ये जो आपने न्यूज़ बताया है कि वो दलित समुदाय ने जो मंदिर पे जो झंडा लहराया है, ये आप सही कह रहे हैं। अगर हम सभी इकट्ठा हो जाएं तो हम ऐसे ही अपना राज भी ला सकते हैं जो बाबा साहेब और हमारे महापुरुष चाहते थे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद बाली जी, थैंक यू। जी डॉक्टर सुजाता बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डॉक्टर सुजाता ने जो मंदिर की बात की है, तो अगले हफ्ते उस मंदिर की कुछ लाइव तस्वीरें, कुछ लाइव वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग द मावेव, कीप शेयरिंग द मावेव। थैंक यू। और अभी जो हमारे आज के आदरणीय जो गेस्ट स्पीकर हैं हमारे साथ, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी फ्रॉम पंजाब, और जो इनके बारे में अगर मैं बात करूं कि उनकी देन पंजाब को और भारत को और हमारे समाज को, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। रंजीत कुमार जी एडवोकेट हैं एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होशियारपुर, और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी बीएसपी पंजाब, ट्रस्टी ऑफ सच एजुकेशनल ट्रस्ट पंजाब, और वेरी सक्सेसफुल लॉयर हैं। पिछले लास्ट 25 साल से वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के ऊपर पूरा उनका योगदान, दम को आगे बढ़ाने का पूरा योगदान, और हम पूरी दमावेव की टीम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ ही हम धन्यवाद करते हैं बलदेव राज भारद्वाज जी का, जिन्होंने रंजीत सर से हमें टाइम लेके दिया, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साथियों। तो मैं सर को इंट्रोड्यूस लाने से पहले अगर आपका कोई भी पूना पैक्ट के रिलेटेड, क्योंकि पूना पैक्ट के ऊपर खास चर्चा होने वाली है नेक्स्ट 30 और 35 मिनट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले लेट्स वेलकम आदरणीय
रंजीत कुमार एडवोकेट जी। रंजीत कुमार जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले बाली जी आपका धन्यवाद, और धम्मा वेव टीम का पूरा धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। और जो विषय भी आप जी ने रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और उस पूना पैक्ट की वजह से आज तक जो हमने तरक्की की है उसमें पूना पैक्ट का बहुत बड़ा रोल है। जी सर। तो मैं अपनी बात, हाँ जी सर, अपनी अगर बात हम आगे बढ़ा। पूना पैक्ट का सब्जेक्ट शुरू करने से पहले सर थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों जो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, तो थोड़ा सा अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएं जरूर, क्योंकि 24 सितंबर 1932 अगर हम कैलकुलेशन किए तो 90 साल बनते हैं, और आज भी कुछ अनग्रेटफुल अनहैप्पी लोग जो इसका विरोध करते हैं, उसके बारे में हम रंजीत से काफी सवाल जवाब करेंगे। तो सर प्लीज गो अहेड विद स्मॉल इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरे में तो कुछ ऐसा खास नहीं है कि मैं बताऊं। थोड़ा सा बाबा साहब की जो देन है उसकी वजह से थोड़ा पड़ गए हैं। यहाँ पे आसपास ही मेरा 15 किलोमीटर गांव है नारूनंगल, तो वहाँ के हम रहने वाले हैं। और 1996 में मैंने ला करके यहाँ से प्रैक्टिस शुरू की थी, और तब से लेके आज तक यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो पंजाब के नामी मिशनरी साथी हैं जैसे लाहौरी राम बाली जी और गुरनाम सिंह मुक्तसर जी, और इन सभी साथियों का जो लिटरेचर था, उस लिटरेचर को पढ़ने और समझने के बाद बाबा साहब के जन्मदिन के जो प्रोग्राम जलंधर में होते थे, फगवाड़ा में होते थे, जहाँ होशियारपुर में होते थे, वहाँ से धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीखा और समझा, और उससे पढ़ने की इच्छा जागृत हुई, जानने की इच्छा जागृत हुई, तो उससे ज्ञान में वृद्धि हुई। और समाज के प्रति अपनी थोड़ी बहुत ड्यूटी निभा रहा हूँ मैं पिछले 22-23 साल से लगातार। और बाबा साहब की कृपा से मुझे वकीलों का जिला का जो प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड जनरल जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें मैं बन रहा हूँ, और स्टेट एडवोकेट की बॉडी जो है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उसमें मैं नॉमिनेटेड मेंबर रहा हूँ 1 साल। और पार्टी की बाम सेक के साथ भी जुड़ा हूँ, और पार्टी ने मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे स्टेट का जनरल सेक्रेटरी भी लगाया था, और मैं तकरीबन 2 साल जनरल सेक्रेटरी का काम किया मैंने। अभी इलेक्शन के बाद मैं थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, कमिटमेंट्स हैं, उनको निभाने के लिए मैंने थोड़ा विश्राम लिया है साल 6 महीने का, तो उसके बाद दोबारा एक्टिव हो जाऊंगा। और इसके अलावा मैं सच फाउंडेशन एजुकेशन ट्रस्ट है हमारा, 2009 से हम चला रहे हैं। उसमें हम जो हमारे समाज के गरीब विद्यार्थी हैं, जो किसी कारणवश आर्थिक समस्याओं के कारण पढ़ नहीं पाते, हम उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। इस टाइम हमारे 200 से ऊपर बच्चे हमारे से आर्थिक सहायता लेके पढ़ रहे हैं, और पिछले 12-13 सालों से हमने 500 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें से जिनको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाए, प्रोफेसर, टीचर, बैंक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब में, फॉरेन में हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हुए हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत समाज के लिए समय निकाल लेते हैं, बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे आज का हमने सब्जेक्ट पिक किया है, क्योंकि ये जो महीना हमारे लिए अम्बेडकरियों के लिए बहुत एक महान महीना है, जिसमें हम दीक्षा डे भी मनाते हैं। 14 अक्टूबर आ रही है, दीक्षा भूमि बनते जी ने बताई बात की कैसे एक्साइटमेंट होती है। एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे धम्म का ज्ञान की बात होती है। करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, और वहाँ पे लिटरेचर लोग अपने घरों में लेके जाके अपने आप को ज्ञान प्राप्त करते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट हमने चुना है सर के लिए, पूना पैक्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ पूना पैक्ट, क्योंकि 90 साल हो गए हैं। तो मैंने जैसे अपनी बात पहले भी बोली और दोबारा रिपीट करूंगा, कुछ अनग्रेटफुल अनहैप्पी लोग, अनसेटिस्फाइड लोग के लिए कुछ हम आज सर से बात करेंगे। तो सर प्लीज गो अहेड विद योर सब्जेक्ट। थैंक यू। हाँ, थैंक यू बाली जी, थैंक यू। ऐसा है कि अंग्रेज जब यहाँ पे थे, तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, मुठनी हुई, तो उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम यहाँ के लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे तो हम ज़्यादा देर तक इस देश में अपना रूल जो है, अपना राज है, वो चला नहीं पाएंगे। तो इसी मानसिकता के साथ अंग्रेजों ने 1892 में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट लागू करने के बाद
लोगों को इलेक्शन के प्रोसेस से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देने का प्लान बनाया उन्होंने। उनकी एक योजना थी कि जिससे कि उनका जो राज है वो शांतिपूर्वक बगैर किसी मुद्दे के साथ चल सके। और उसके बाद इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज के, लेजिस्लेचर के, काउंसिल में उन्होंने लोकल लोगों को एंट्री दी। लेकिन हुआ क्या कि उसमें जो कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, ज्यादा डोमिनेंस जो थी वो अपर कास्ट हिंदू लोगों की थी, उनमें भी मेनली ब्राह्मण लोगों की थी। और उसकी वजह से जब 1892 के बाद इलेक्शन वगैरह हुए तो उसका जो ज्यादा फायदा है अपर कास्ट हिंदू लोगों ने ले लिया। और नतीजन क्या हुआ कि जो मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे या सिख थे या अनटचेबल हमारे लोग थे, उनको उसमें वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। लेकिन छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में, जुलाई 1902 में, 26 जुलाई 1902 में जब अपनी व्यवस्था में अपने कोल्हापुर स्टेट में 50% रिजर्वेशन लागू कर दी एग्जीक्यूटिव में, एजुकेशन में, तो उससे एक चारों तरफ ये बात जब आज की तरफ फैली भी ये लोग भी अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, शूद्र और अनटचेबल लोग, तो मुस्लिम लीग जो अभी बनी नहीं थी लेकिन उसके जो मोहरी आदमी थे वो थे सर आगा खान। आगा खान ने 1906 में एक अक्टूबर 1906 को शिमला में जाके लॉर्ड मॉन्टेमिलो उनको जाके उन्होंने मेमोरेंडम दिया कि हमें भी जो सेपरेट इलेक्टोरेट दे के रिप्रेजेंटेशन दी जाए, क्योंकि जो आपने 1892 में जो काउंसिल एक्ट के जरिए इलेक्शन प्रोसेस शुरू किया है उसमें मोस्टली अपर कास्ट हिंदू लोग हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, हमारा एक भी आदमी इसमें जीत के नहीं जा पा रहा। तो अंग्रेजों ने उसके ऊपर सोचना शुरू किया और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म जब करेंगे तो आप सभी को हम उसमें जगह देंगे। तो इसी प्रोसेस में मुस्लिम लीग बनी और 1911 में अंग्रेजों ने फैसला किया कि अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है तो जितने भी इस कंट्री में ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स की सबसे पहले तो हम काउंटिंग करें। तो 1911 में फर्स्ट टाइम जहां हिंदुओं की काउंटिंग हुई, मुसलमानों की काउंटिंग हुई, तो उसके साथ अनटचेबल की भी सेंसस ऑफ इंडिया 1911 में काउंटिंग हुई, जिससे ये पता चला कि इस देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग अनटचेबल लोग हैं, जो कि जिनको व्यवस्था में जो सामाजिक तौर पे तो मार्जिनलाइज्ड हैं ही, लेकिन उनको राजनीतिक गलियारों में और जो व्यवस्था है, कार्यपालिका है, उसमें उनकी कोई भी उनका स्थान नहीं है, ना उनकी कोई से है। तो ये जो माहौल बना हुआ था, मुस्लिम लोग भी मुस्लिम जो एक बहुत बड़ा वर्ग अपने लिए चाहता था कि हमें राइट मिले, और हिंदू पहले ही एक्टिव हो चुके थे। तो छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा 50% रिजर्वेशन देने के बाद एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन जो होने वाला नजर आने लगा। तो उसी समय में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के भारत वापस लौटे तो छत्रपति महाराज की सहायता से उन्होंने भारत में अपनी जो गतिविधियां हैं अनटचेबल लोगों को राइट दिलाने के लिए शुरू की। तो जो बाबा साहब का सोचना था, बाबा साहब ने ये सोचा कि अगर मैं अपने लोगों को आर्थिक सहायता दिलवाता हूँ, पैसा दिलवाता हूँ, तो वो पैसा इन लोगों के पास इतनी समझ नहीं है कि उस पैसे का भी वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। और एजुकेशन भी अगर मैं दिलवाता हूँ तो एजुकेशन जो सामाजिक जैसी व्यवस्था है वो व्यवस्था इनको आगे बढ़ने नहीं देगी, साथ बैठने नहीं देगी। तो इसके लिए सबसे बड़ा तरीका तो यही होगा कि अगर इन लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए जाएं और बराबरी के अधिकार दिए जाएं, व्यवस्था में उनका एक पार्टिसिपेशन हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, तो उससे उनमें एक तो राज करने की भावना बढ़ेगी, उनमें एक जागरूकता आएगी और उनके स्वाभिमान की भावना जो आएगी उससे सारी कम्युनिटी जो है वो खड़ी हो जाएगी और फिर वो अपने जो राइट है सभी राइट असर्ट भी करेगी और ले भी लेगी। तो इसी सोच को लेकर बाबा साहब ने 27 जनवरी 1919 को जब साउथ बोरो कमेटी बनी, जो मॉन्टे मॉर्ले रिफॉर्म जो 1911 के जो रिफॉर्म्स हैं 1909 के, उसके बाद जो 1919 के रिफॉर्म होने थे पॉलिटिकल, तो उसमें साउथ बोरो कमेटी के आगे बाबा साहब ने अपनी जो पढ़े लिखे होने के नाते, इंटेलेक्चुअल होने के नाते, समाज के प्रति गंभीर होने के नाते उन्होंने अपनी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दर्ज करवाई 27 जनवरी 1919 को। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज भी रेलिवेंट है और बाबा साहब का सारा संघर्ष उन्हीं 4-5 चीजों के मुद्दों के आसपास रहा है। तो पहली बात वो उसमें उन्होंने डिमांड की कि जो वोटिंग प्रोसेस है
उसके लिए राजनीतिक व्यवस्था में जो अनटचेबल हैं उनको एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप फ्रॉम हिंदू रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज किया जाए। और दूसरा, उनको यूनिवर्सल सफरेज, जो वोटिंग के लिए जो राइट था उस टाइम पे, वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास था, जो टैक्स दे रहा था, या पढ़ रहा था, या जिसके पास कोई उपाधि थी, राय बहादुर था, या जिसके पास 150 एकड़ जमीन थी। तो बड़े लिमिटेड लोगों को वोटिंग राइट था। तो वो लोग पॉलिटिकली अवेयर थे और अपने राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो बाबा साहब ने ये सोचा कि अगर वोटिंग राइट हमारे लोगों को मिलेगा तो ये लोग वोटिंग राइट इस्तेमाल करने के लिए पॉलिटिक्स के बारे में सोचेंगे, तो ये पॉलिटिकली अवेयर होंगे और इनकी इंक्लूसिव किया जा सकेगा व्यवस्था में। तो बाबा साहब ने यूनिवर्सल सफरेज मांगा और सबसे पहले डिमांड थी रिकॉग्निशन ऑफ अटैचेबल डिप्रेस्ड क्लासेस एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप फ्रॉम द हिंदू। सेकंड उनकी डिमांड थी यूनिवर्सल सफरेज। और तीसरा था पॉलिटिकल सफरेज थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। और फोर्थ उनकी डिमांड थी डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल शुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द मेजॉरिटी मेंबर। और फिफ्थ थी प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड्स फॉर द अनटचेबल। एंड सिक्स्थ थी उनकी डिमांड कि जो एग्जीक्यूटिव है उसमें इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए और एजुकेशन के लिए इनके पास सरकार की तरफ से जो फंड है, सहायता है, स्कूलों में एडमिशन है, उन सारी सुविधाएं जो इन समाज को मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाले 10-20 साल में ये समाज थोड़ा बराबरी के ओहदे तक पहुंचे। लेकिन कांग्रेस का उस टाइम पे जो था, बाबा साहब नए थे, उनका अभी मास बेस नहीं बना था, उनकी रिकॉग्निशन इतनी नहीं थी। तो कांग्रेस ने अपने दो जो उनका एक शास्त्री थे और एक देसाई नाम के दो व्यक्ति थे, उनको आगे किया और उनको अनटचेबल का रिप्रेजेंटेटिव पेश करके अपनी बात रखवाई कि कांग्रेस ही इन अनटचेबल का जो इश्यूज है उसको रेज करेगी, क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदू सोसाइटी। तो उस टाइम पे जो मोंटेस्क्यू चेल्सॉन रिफॉर्म जिसको कहते हैं 1919 के, तो उसमें हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं गया, लेकिन सिर्फ एक प्रॉमिस किया गया कि आफ्टर 10 ईयर वी विल रिव्यू दी पॉलिटिकल रिफॉर्म इनिशिएटेड इन 1919। उनको रिफॉर्म को रिव्यू किया जाएगा और उसमें हम आप लोगों के राइट के बारे में भी विचार करेंगे। तो उस 1919 के बाद जलियांवाला का कांड होता है और उसके बाद बाबा साहब प्रेस का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, मूकनाथ, बहिष्कृत भारत अखबारें निकालते हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज का एक अपना रोल है, तो साउथ के कई दलित लीडर वो भी अपना रोल निभा रहे थे। तो धीरे धीरे जो राष्ट्र के लेवल पे एक राजनीतिक चेतना का उभार हो रहा था, जिसमें गांधी, जवाहरलाल नेहरू का भी एक अपना रोल है, जिन्ना का भी एक अपना रोल है। तो उससे आते आते 1927 तक आते आते कि देश की राजनीतिक माहौल जो है वो बहुत ज्यादा जिसको गर्म हो रहा था, तेज चल रहा था। उसी माहौल में जब साइमन कमीशन भारत आए तो बाबा साहब ने सेम वही डिमांड एक बार फिर उनके आगे रखी कि मेरी जो डिमांड्स हैं वो वही डिमांड है, रिकॉग्निशन ऑफ अनटचेबल एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप फ्रॉम हिंदू, यूनिवर्सल सफरेज, और डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में और लेजिस्लेचर में एंड एग्जीक्यूटिव में, और प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड, एजुकेशन, ये सभी मुद्दे उन्होंने एक बार फिर उसी टाइम पे रखे। लेकिन क्या हुआ कि इस टाइम पे कांग्रेस जो 1916 में, अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हम अनटचेबल को एज ए सेपरेट डिस्टिंक्ट ग्रुप जो है रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज नहीं करने देंगे, क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदू। और दूसरा उनका जो आर्गुमेंट था वो ये था कि कांग्रेस इज द ओनली रिप्रेजेंटिंग फोर्स इन द कंट्री, कि वही रिप्रेजेंट करेंगे अनटचेबल के इश्यूज को, कोई और नहीं करेगा। तो कांग्रेस ने उस विषय का सारा बाइकआउट किया और 26 जनवरी 1930 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, तो जिस कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग के साथ जुड़ के दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये कहा कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए और कांग्रेस हिंदुओं को रिप्रेजेंट करेगी, मुस्लिम लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम अगर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी को हम किसी को एक्नॉलेज या रिकॉग्निशन नहीं करेंगे। तो वही कांग्रेस 1930 में अपना स्टैंड बदल लेती है। वो कहती है कि हम किसी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेने देंगे, ना मुसलमानों को, ना सिखों को, ना क्रिश्चियन को, ना किसी और को, और अनटचेबल को हम अपना पार्ट एंड पार्सल मानते हैं। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी तो हम पूर्ण स्वराज का जो नारा है उसको लेके पूर्ण आजादी की डिमांड करेंगे। तो कांग्रेस ने इस तरीके से जो अनटचेबल का जो
बाबा साहब जो केस लेके चल रहे थे उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने एक ब्लैकमेलिंग का स्टेप जो लिया, और अंग्रेजों ने जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया, उसका बाइकआउट किया। लेकिन इट वाज प्रूव टू बी बून फॉर द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड अनटचेबल, और बाबा साहब को पूरी अपॉर्चुनिटी मिली, और वही जो 6 बातें उन्होंने 1919 में कही थी या 1927 में कही थी, वही बातों को लॉजिकली एंड रैशनली विद सर्टेन फैक्ट्स एंड प्रूफ्स उन्होंने वहां पे किंग और जो बैठक थी वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें बड़ा डिटेल रखा। तो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसिपली इन चीजों को एक्सेप्ट किया, लेकिन चूंकि कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, तो उन्होंने गांधी इर्विन पैक्ट हुआ जिसमें गांधी के साथ प्रॉमिस हुआ कि आप सिविल डिसोबीडियंस को बंद करो और हम आपकी जो मांगे हैं आपको उनको सुनेंगे, और आपका जो पक्ष है उसको भी हम पूरी गौर करेंगे। तो गांधी जी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वहां पे गए, और वहां पे एक बहुत लंबा है, डिटेल्ड है, हमारे 30-35 मिनट है हमारे पास। तो बाबा साहब फिर वही जो बातें थी वही 6 की 6 और 7 बातें बाबा साहब ने रखी, और गांधी जी ने उसका अपोज किया। और गांधी ने इवन सर आगा खां को, जो कि मुस्लिम लीग का केस रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे बात की और उनको बोला कि अगर मैं आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को मान लेता हूँ, आप मेरी बात को मानो, हम अम्बेडकर को छोड़ देते हैं, थर्ड पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। चलो समहाउ बाबा साहब अपना जो केस है वो बड़ा मजबूती से लड़ रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम और जो लंदन से न्यूज़पेपर छपते हैं उन्होंने बाबा साहब की इंटरव्यूज को छापा, और बाबा साहब का जो क्लेम था, जो केस था, उसको उन्होंने फ्रंट पेज पे स्पेस दी, जिससे बाबा साहब जो हैं वो एक साथ ही बहुत सारे देशों में और भारत में उभर के सामने आए। जो कि जैसे ब्लैक लोगों के राइट के लिए अमेरिका में संघर्ष चल रहा था, वैसे ही इंडिया में दलित लोगों के, अनटचेबल के राइट्स के लिए एक आदमी, एक पढ़ा लिखा नौजवान वो बात कर रहा है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक मसला खींचा, तो जब गांधी को लगा कि ये मेरी बात बनने वाली नहीं है, तो महात्मा गांधी जी ने वहां पे कह दिया कि जो ब्रिटिश सरकार करेगी मैं वापस जा रहा हूँ, हमने किंग के ऊपर छोड़ दिया, और वो ये कह के पोस्टपोन करने का रिक्वेस्ट करके वापस आ गए। तो उनकी 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड पास हो गया, जिसमें बाबा साहब की सभी बातों को मान लिया गया अंग्रेजों ने। और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। और उस सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होने वाला था कि एक तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट लोगों को, अनटचेबल को सेपरेट मिलने थे, जिसमें सिर्फ अनटचेबल ही कंटेस्ट करने थे लीडर, जो मेंबर बनने थे लेजिस्लेचर में वही कंटेस्ट करेंगे, वो उनको अनटचेबल ही वोट डाले। तो एक तरह से वो एक रियली अनटचेबल लोगों के रियल लीडर जो हैं वो बनने का एक प्रोसेस जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिए मान लिया गया। और उसके साथ साथ जो, क्योंकि जो बाबा साहब की बेसिक डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स शुड एक्सेप्ट the untouchable as separate political group in the separate group in the India from Hindus, वो उसको मान लिया गया था। और दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, और बाकी जो रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया कि इनको जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनेगा तो उन सभी को इन चीजों में समाहित करके आप लोगों को राइट दे दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि सभी को मालूम है कि 20 सितंबर को महात्मा गांधी ने मरण व्रत रख लिया जरदा जेल में, और कहा कि अगर ये लागू हुआ तो मैं हिंदू समाज को बढ़ने नहीं दूंगा। एक आदर्श स्टैंड ले लिया, एक आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पोजीशन ले ली कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए हैं इससे अनटचेबल जो हैं हमारे हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, हिंदू कमजोर हो जाएंगे, ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। और दूसरी बात यह है कि हम सदा के लिए अलग हो जाएंगे, और इससे जो छुआछात है एक होने की बजाय ये बढ़ेगी। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ये इसका फुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, फुल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, क्योंकि कांग्रेस ही सभी भारतीयों की इच्छाओं का और कामनाओं का को रिप्रेजेंट करती है। बाकी आप सबको पता है 4 दिन तक वो विवाद चला, अल्टीमेटली बाबा साहब को पूना पैक्ट पे साइन करना। अब ये थोड़ी सी पॉलिटिकल उसकी जो डिटेल है, थोड़ी सी मैं सारे सर्कमस्टांस बताने के लिए थी। अब पूना पैक्ट में क्या था कि पूना पैक्ट में जो बाबा साहब ने उसकी जो पूरी डिटेल है पूना पैक्ट की, वो अपनी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में काफी उसमें डिटेल्स में बाबा साहब ने उसमें बताया हो।
तो बाबा साहब उसमें बताते हैं कि पूना पैक्ट में हमें क्या था, तो हमने क्या खोया, हमें क्या मिला। तो बाबा साहब उसमें लिखते हैं कि हमें डबल वोट का जो राइट था, एक हमने सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट डाल के अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना था, और वहीं दूसरा ज्वाइंट इलेक्टोरेट में जनरल जब वोट डालनी थी तब हमने उसमें दोबारा वोट डालनी थी। उससे हमारी डबल वोट का जो हमारा राइट है वो हमारा जो चला गया, और पूना पैक्ट के जरिए हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट मिले जो आज तक हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तो एक इशू था ना, एक पॉइंट था, लेकिन जो बाकी 5-6 मुद्दे थे जो बाबा साहब 1919 से ले रहे थे, वो बात सेपरेट जो हमारी रिकॉग्निशन है हमारी आइडेंटिटी की अनटचेबल की, उसको फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पिछले 2000 साल से ले लो, 5000 साल से ले लो, वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जैसे ब्रिटिशर में 1215 को मैग्ना कार्टा पास होकर सिटीजन को फर्स्ट टाइम राइट मिला, उसी प्रकार से भारत में अनटचेबल को पिछले 2000 साल में पहली बार एक क्रांतिकारी जो राइट मिला। एक तो उनकी रिकॉग्निशन हुई कि दे आर द स्टेक होल्डर इन द कंट्री एंड आर द सेपरेट पॉलिटिकल ग्रुप इन द कंट्री, एंड सेकंड उनको जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी, पॉलिटिकल राइट मिला, राइट टू वोट मिला, और पार्टिसिपेशन का जो राइट मिला, और प्लस रिप्रेजेंटेशन का राइट मिला, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना राइट मिला, एग्जीक्यूटिव में राइट मिला और पार्टिसिपेट करने का, रिप्रेजेंट करने का राइट मिला, एजुकेशन के लिए जो हमें सेपरेट फंड थे उसका जो राइट मिला, और उसके अलावा एजुकेशन और जॉब में जो रिजर्वेशन की जो बात शुरू होती है वो पूना पैक्ट से शुरू होती है। और नतीजन आज हम अगर देखें तो जितनी भी आज हमारी जो पढ़ी लिखी क्लास है, जितनी भी आज हमारी पढ़ी लिखी क्लास है, जो सो कॉल्ड एलीट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, या अपना कोई प्राइवेट प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो ये सभी के सभी लोग पूना पैक्ट में जो हमने हासिल किया वो एक हमारा फाउंडेशन स्टोन था वहां पे, वहां से सब कुछ चल के 2022 तक पहुंचा है। और जिसका नतीजा आज ये है कि पूरे देश में आज जो दलित चेतना है, बहुजन चेतना है, अनटचेबल लोगों की जो आज पॉलिटिकल पोजीशन है, जो आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इस देश का, वो सारा का सारा डिस्कोर्स ये पूना पैक्ट से निकल के आता है। वजह कि उस डिस्कोर्स को आगे कैरी किन्होंने किया, जिनको बाबा साहब ने अपॉर्चुनिटी दी पढ़ने की, जिनको बाबा साहब ने अपॉर्चुनिटी लेके दी रिप्रेजेंट होने की, एग्जीक्यूटिव में रिप्रेजेंट करने की, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने की, जिनको बाबा साहब ने राइट लेके दिया, इन सभी राइट से हम पढ़ के हमने जॉब हासिल की, और रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल वोट डालने का जो राइट है उसमें हमारी पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी, अपने एमएलए एमपी ऑफिसर जो बने हैं उससे हमारे में एक चेतना बनी है, एक एक राजनीतिक ताकत के लोग रूप में हम लोग उभरे हैं, वो पूना पैक्ट से ही उभरे हैं। जी पूना पैक्ट से हमें सिर्फ एक चीज नहीं मिली, वो सिर्फ ये थी कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिले। लेकिन बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब यहाँ पे चुप नहीं बैठे। बाबा साहब ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से पूना पैक्ट हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही बाबा साहब ने अपने राइट, फर्दर राइट की डिमांड जो है वो कॉन्टिन्यूस रखी। और सबसे पहले आप देखो 1937 का जो इलेक्शन होता है उसमें ठीक है जितने लोग हमारे जीतने चाहिए थे दूसरे नहीं जीत पाए, लेकिन आरपीआई ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, एमएलए बने, पंजाब में भी बने, और हमारे लोग एमएलए बन के लोकल विधानसभा और लेजिस्लेचर में पहुंचे। पंजाब से 15 गए हैं, 7 गए पंजाब से, महाराष्ट्र से भी गए। तो उससे क्या हुआ कि एक राजनीतिक जो एस्पिरेशन थी अनटचेबल में उसको बूस्ट मिला। उसके बाद क्या हुआ, बाबा साहब ने जब इन सारी चीजों का एनालिसिस किया, और बाबा साहब ने उसकी जो डिटेल है, बाबा साहब ने 2-3 हम देखेंगे कि एक तो बाबा साहब ने जो किताबें लिखी 2-3, एक तो लिखी इमेंसिपेशन ऑफ मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, और दूसरा उन्होंने लिखे व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द अनटचेबल। उसमें उन्होंने बाबा साहब ने सारा डिटेल जो है उसमें लिखी हुई है। अगर हम उसको थोड़ा सा पढ़ें तो हमें उसमें से काफी जो जानकारी है उसमें से मिलती है। फिर भी बाबा साहब ने योला कॉन्फ्रेंस में 1935 को बोल दिया था कि मैं जो लेना चाहता था वो मेरे को मिला तो नहीं है, लेकिन
मैं अनटचेबल जन्म तो मैंने जरूर लिया है, लेकिन मैं अनटचेबल मरूंगा नहीं। ये बाबा साहब ने 1935 और साथ में एक दो बातें और भी बोली थी कि पूना पैक्ट के बारे में डिटेल बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूना पैक्ट में जो मेरे को मैं चाहता था वो मैं नहीं ले पाया, लेकिन उसमें जो मेरा जो इनएबिलिटी है, जब मैं नहीं ले पाया, उसका जो मुख्य दो चार कारण है। एक तो उन्होंने कांग्रेस को उसमें रखा, और दूसरा उसमें उन्होंने ये भी रखा कि मेरे को भारत में जो लोगों की, अनटचेबल की या बैकवर्ड कम्युनिटीज की जितनी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो मेरे को नहीं मिल पाई। और दूसरा जो समाज के ही कुछ लीडर थे, जैसे साउथ के कुछ लीडर थे, जगजीवन राम जैसे लीडर थे, और भी बहुत सारे लीडर थे, राजा था साउथ में, कई थे, उन लोगों ने कांग्रेस में बैठ के बाबा साहब का विरोध किया, और जिसके कारण बाबा साहब की थोड़ी सी जो पोजीशन है वो नहीं बन पाई राजनीति में, जो कि अपना वो समय पे पूर्ण रूप से कांग्रेस को वो कंट्रोल कर पाते। फिर भी बाबा साहब ने जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, उसकी कॉन्फ्रेंस 18 और 19 जुलाई 1942 को होती है। तो बाबा साहब ने एक बार फिर वही जो 5-7 बातें हैं, उसका दो रेजोल्यूशन डाले, एक रेजोल्यूशन नंबर 2, रेजोल्यूशन नंबर 3, रेजोल्यूशन नंबर 5। इन सभी को अपने जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब जो पूना पैक्ट में जो लॉस हो गया, उसको कवर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल टू द शेड्यूल कास्ट अनलेस इट हैज कंसेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। It recognizes the fact that the scheduled castes are the distinct and separate group from Hindus and constitute an important element in the national life of India, contain within itself provision which will give to SC area sense of security under the constitution. फिर वो कह रहे हैं बजट एलोकेशन हो हमारे लिए, एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल प्रोविंस में रिजर्वेशन हो, पब्लिक सर्विस, जुडिशरी, पुलिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमारी रिजर्वेशन हो, लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज और पंचायत लेवल में हमारी रिजर्वेशन हो, सेपरेट इलेक्टोरेट, पब्लिक सर्विस कमीशन में हो। और रेजोल्यूशन 5 में कहते हैं कि जब तक हम शहरों में और गांव में बाहर रह रहे हैं, हमारे लोगों की स्थिति है जो वो बदलने वाली नहीं। इसलिए उन्होंने पहली बार सेपरेट सेटलमेंट की बात की, भी हमारे लोगों के लिए एक, जैसे आजकल इकोनॉमिक्स जोन बनाए जाते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उसी प्रकार से बाबा साहब ने डिमांड रखी कि हमारे लोगों के लिए एक सेपरेट सेटलमेंट बनाई जाए, सेपरेट कॉलोनीज बनाई जाए, जहां पे सिर्फ हम लोग रह रहे हैं और हमारे जरूरत का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां है, हमारे स्कूल, हमारे लिए छोटे मोटे कारोबार, हमारे लिए छोटी मोटी इंडस्ट्री, सारा कुछ वहां पे हमारे ऊपर हो, हमारे ऊपर किसी दूसरे वर्ग का कोई कंट्रोल या छाया ना हो। ये डिमांड बाबा साहब ने 1942 में योला कॉन्फ्रेंस में रखी नागपुर में। और दूसरा, बाबा साहब ने एक डिटेल्ड जिन रेजोल्यूशन को कंपाइल करके 1942 को अक्टूबर में ग्रीवियंस ऑफ शेड्यूल कास्ट नाम से एक मेमोरेंडम जो है वो ब्रिटिश सरकार को दिया, और उसमें उन्होंने फिर वही बातें रिपीट की कि हमें सेंटर और स्टेट में कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन दी जाए, एग्जीक्यूटिव में, और रिजर्वेशन जो है 13.5% हमें रिजर्वेशन दी जाए, और ड्यू रिप्रेजेंटेशन यूनियन पब्लिक सर्विस, स्कॉलरशिप दिया जाए साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, और लीगल रेमेडी, और जो गवर्नमेंट के सरकारी ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्ट है पीडब्ल्यूडी में, उसमें हमारी रिजर्वेशन लागू की जाए, जिसमें हमें लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत होने का मौका मिले। तो ये जब हम सारा कुछ पढ़ते हैं, तो जो बात जहां पे मैं लेके आना चाहता हूं, बाबा साहब जो पूना पैक्ट को लेके अब सभी लोग रोते हैं और बोलते हैं, पूना पैक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, वन ऑफ द वन, जितनी सारी डिमांड में उसमें से वन डिमांड थी, एक डिमांड थी उसमें, सारा कुछ उसमें नहीं, मतलब कि प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि पूना पैक्ट से हमारा सब कुछ चला गया, शो ऐसे किया जाता है जब लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूना पैक्ट से हमें एक पहला स्टेप मिला आगे बढ़ने का, हमें एक सेपरेट ग्रुप के तौर पे रिकॉग्निशन मिली, हमें पॉलिटिकल राइट मिले, हमें एग्जेक्टिव में रिप्रेजेंटेशन मिली, हमें लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिली, हमें एजुकेशन में सपोर्ट मिली, हमें जॉब्स में सपोर्ट मिली, हमारे लिए वेलफेयर की स्कीम बननी शुरू हुई। तो वो सारा कुछ को छोड़ के
सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है, जितने भी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं वो एक पॉलिटिकल व्यू है, और पॉलिटिकल व्यू है वो कुछ हद तक ठीक है। ये नहीं कि मैं कहता कि वो मतलब कि सारा ही गलत है, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन उनका सही है, लेकिन जो साथ में 5 बातें हो रहा है, जिसको बाबा साहब ने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि अगर मेरे को जरी की साड़ी नहीं मिली तो मैं क्या नंगा रहना पसंद करूं, मेरे को जो मिला वो तो मैं पहनूंगा ना। तो बाबा साहब ने इसको इस तरीके से बोला है उसको बाबा साहब ने। तो ग्रीवियंस ऑफ शेड्यूल कास्ट बाबा साहब ने जब दी ब्रिटिश को, वही डिमांड्स को बाबा साहब ने फिर रिपीट किया, और पूना पैक्ट की जितनी भी कमी थी उसको पूरा करने के लिए बाबा साहब ने मरते दम तक जोर लगाया। फिर बाबा साहब ने बुक लिखी स्टेट एंड माइनॉरिटी, उसमें बाबा साहब बड़ा ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो भारत का संविधान बनने जा रहा है, ये 15 मार्च 1947 की बात है, आजादी से 5 महीने की पहले की बात है। तो बाबा साहब उसमें स्टेट एंड माइनॉरिटीज में लिखते हैं कि एक तो हमारे लोगों को आप लोग एज एन इंडिविजुअल इन द सिस्टम रिकॉग्नाइज करो, और इंडिविजुअल के राइट को रिकॉग्नाइज करो, और जो ये राइट हमें देने वाले हो ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं। मतलब कि द इंडिविजुअल इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड इट हैज सर्टेन इनएलिएनेबल राइट which must be granted by the constitution. These rights shall not be required to be relinquished. The state shall not delegate its power to private person. बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटीज में लिखा, और उसके साथ उन्होंने बोला फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल एग्जीक्यूटिव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल एंड ऑफिशियल टायरनी, protection against social boycott, safeguard right to representation in the legislature by way of separate electorate, representation in local bodies, in executive, representation in services, special budget of this education of scheduled caste, separate settlement. ये सारी डिमांड्स बाबा साहब ने एक बार फिर लिख के अंग्रेजों के आगे रखी। अगर जो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप ये सारी चीजें हमें देते हो तो हमें भारत का संविधान जो है वो मंजूर होगा, और हम अपने आप को एक एनलाइटेंड सिटी के तौर पे, रिस्पेक्टफुल सिटी के रूप में हम इस देश में रह सकते हैं। तो ये चीज जब बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, उन बातों को मैं बीच में छोड़ देता ब्रीफ करने के लिए, तो बाबा साहब ने ये सारी के सारे राइट, पूना पैक्ट से जो उनको राइट मिला एज ए पॉलिटिकल सेपरेट ग्रुप का, उसका उन्होंने बाबा साहब ने 18 साल तक पूरा उसका जो माइलेज उन्होंने बाबा साहब ने ली, उस बात को बार बार अंग्रेजों के आगे रखा कि हम सेपरेट ग्रुप है, हमें राइट दो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, हमें रिजर्वेशन दो, हमें रिप्रेजेंटेशन दो। बाबा साहब ने ये लगातार 18 साल तक संघर्ष जारी रखा, वो बैठे नहीं। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला, तो आप देखो कि बाबा साहब संविधान में क्या कर रहे हैं। 1919 में क्या कहा था, और 1950 में भी बाबा साहब वही कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा साहब ने क्या कहा, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब यूनिवर्सल सफरेज, सभी को वोटिंग राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 बाबा साहब ने इंसर्ट किया। उसमें क्या बोला, यूनिवर्सल सफरेज, इस देश में जो वयस्क हो गया, उस टाइम पे 21 साल एज थी, उसको वोटिंग राइट है। बाबा साहब की 1919 वाली डिमांड पूरी, बाबा साहब की 1927 वाली डिमांड पूरी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाली डिमांड पूरी, पूना पैक्ट वाली डिमांड पूरी, सभी डिमांड बाबा जो मेन डिमांड थी बाबा साहब ने पूरी की। उसके बाद फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल इक्वालिटी का जो राइट है वो बाबा साहब ने 14, 15, 16, 17 जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उसमें बाबा साहब ने इक्वालिटी हमें लेके दी, हमें फ्रीडम लेके दी, टाइटल अबॉलिश किए, अनटचेबिलिटी खत्म की, रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 में हमें रिजर्वेशन लेके दी, एजुकेशन में, जॉब में स्पेशल प्रोविजन हमारे लिए बनाई गई, आर्टिकल 340, 330, 335 में हमारे लिए स्पेशल बजट एलोकेशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बाबा साहब ने हमारे लिए एजुकेशन फ्री करने के लिए लिखा कि 8 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और 2004 में वो भी लागू हो गई। लीगल रेमेडी, प्रोटेक्शन, लैंड रिफॉर्म, और सबसे बड़ा राइट बाबा साहब ने मांगा कि लैंड रिफॉर्म किया जाए, वो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बाबा साहब ने लिखा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की स्टेट हमारे वेलफेयर के बारे में सोचे, सभी के बारे में। तो इस प्रकार से जो 1900, ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जहां पे मैं बात लेके आना चाहता हूं, ये है कि पूना पैक्ट बाबा साहब के लिए एक स्टेप बना, लेकिन बाबा साहब ने 1919 में जो बात लेके वो चले थे, उस बात को बाबा साहब ने कभी नहीं छोड़ा। और 1932 में जो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की कमी रह गई, हमें उसमें एक बात ये भी समझनी चाहिए कि बाबा साहब अनटचेबल को माइनॉरिटी परसीव करते हैं, मेजॉरिटी परसीव नहीं करते, और माइनॉरिटी परसीव करके वो बात करते हैं। और ये बात उनको प्रैक्टिकली पता थी
कि मेरी जो पॉलिटिकल स्फीयर में मैं माइनॉरिटी में हूँ, मेजोरिटी कांग्रेस के पास है या मुस्लिम लोगों के पास है, मैं अपनी 100% डिमांड को नहीं मनवा पाऊंगा। और बाबा साहब लिखते भी हैं उसके बाद। फिर भी बाबा साहब ने 1932 से लेकर 50 तक हमारी 7 जो मेन डिमांड थी, उनमें से 6 डिमांड को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा किया। और कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा करने के बाद आज हम इस देश में, हमारे हजारों ही एमएलए हैं, आज हमारे सैकड़ों एमपी हैं इस देश में, और हमारे लाखों ही ऑफिसर्स हैं, हजारों ही जजेस हैं, लाखों ही वकील हैं, लाखों ही डॉक्टर हैं हमारे पास, लाखों प्रोफेसर हैं, लाखों टीचर हैं। ये कहां से शुरू होता है? 1932 से शुरू होता है। वो एक स्टेप है जी। उन 32 से हम उसको 100% निगेट नहीं कर सकते। इसमें से दूसरी शिक्षा जो लेने वाली जो बात है, जो साहब कांशीराम ने कहा 1982, जिसको लेकर सारे आधार बनाते हैं बात को, वो बात क्या कहना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। और वो क्या था कि 1982 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो जो 1932 का पूना पैक्ट है, उसकी गोल्डन जुबली बनाएगी 24 सितंबर 1982, महात्मा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए कि उसने हिंदुओं को एक रखा, भारत को एक रखा, इस तरह से। तो साहब कांशीराम जी उस समय अपने राजनीतिक सफर में निकल चुके थे, तो दे परसीव्ड इट एज मतलब गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव सम पॉलिटिकल गेन इन द सिस्टम। तो उन्होंने इस जो कांग्रेस का प्रोग्राम था उसका विरोध करने का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। उन्होंने कहा कि हम पूना पैक्ट से हमारे सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिकल राइट हमारे चले गए थे, ये गांधी ने बाबा साहब के साथ धोखा किया था, हम इसलिए इसको धिक्कार दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मान्यवर साहब कांशीराम ने इसको एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए लोगों को पता चले कि पूना पैक्ट क्या है और पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, उसके लिए लोगों की अवेयरनेस के लिए साहब कांशीराम ने एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम बनाया था और 24 सितंबर 1982 को बनाया था और ये 1 महीने तक प्रोग्राम चला और इसकी जो समाप्ति है वो जलंधर में हुई थी और लगातार 1 महीने पूरे भारत में पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में मनाया गया और उससे लोगों में एक चेतना भई और हर मीटिंग में साहब कांशीराम ने पूना पैक्ट को लेकर महात्मा गांधी और कांग्रेस के रोल को लोगों के सामने रखा। पर्पस क्या था उसमें, आइडिया बिहाइंड था लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 1 महीने बाद साहब कांशीराम जी कहते हैं, उस बात को कोई नहीं फॉलो कर रहा, ना उसकी कोई बात कर। 24 सितंबर के 1 महीने बाद बाबा मान्यवर साहब कांशीराम ने जलंधर में, आप उनका जो ये आर्टिकल है उसको आप जो उनकी जो निकालते थे अपना पत्रिका निकालते थे प्रेस इंडियन, प्रेस इंडियन में वो उन्होंने अपने जो प्रेस इंडियन नवंबर 1982 का जो पार्ट है उसमें वो कहते हैं साहब कांशीराम जी, ये बुक है, आप कहीं भी आपको मिल सकती है। आप, मैं साथियों को चाहूंगा कि प्रेस इंडियन ये पत्रिका है, उसमें बाबा साहब कांशीराम ने नवंबर 1982 में एक एडिटोरियल लिखा और उन्होंने कहा, साहब कांशीराम उसमें कहते हैं कि सिर्फ पूना पैक्ट को गालियां निकालने से कुछ नहीं होगा, हमने धिक्कार दिवस मनाना था, हमने मना लिया। हम इसकी राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि बाबा साहब का क्या रोल है और गांधी और कांग्रेस का रोल है। तो उसमें वो बहुत बढ़िया ढंग से वो लिखते हैं कि पूना पैक्ट की निंदा निरर्थक साबित होगी अगर भविष्य में सुधारात्मक उपाय करने के लिए हम लोग प्रयास नहीं करते। ये साहब कांशीराम जी अपनी जो मैगजीन है उसमें बोल रहे हैं कि पूना पैक्ट की निंदा निरर्थक साबित होगी अगर हम भविष्य में सुधारात्मक उपाय के लिए कोई प्रयास नहीं करते। अब समय आ गया है कि DS4 जो है वो इलेक्शन तो नहीं लड़ रही, लेकिन हम सब इकट्ठे होके बाबा साहब के संघर्ष और उनके दर्शन को घर घर पहुंचाएं और लोगों में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दें। उसके लिए उन्होंने 4 लक्ष्य दिए। पहला उन्होंने कहा साहब कांशीराम ने कि एक तो है तत्काल जो करने की जरूरत है वो है समाजी कार्रवाई, गांव में जाओ, लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ो। और दूसरी, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए लोगों को संगठित करो। और तीसरा, दूर लॉन्ग टर्म प्लान था उनका कि संपूर्ण राजनीति पूरे भारत में राजनीतिक पार्टी को खड़ा करके
राजनीति में रोल अदा किया जाए और राजनीतिक सत्ता को हासिल किया जाए। और चौथा प्रोग्राम साहेब कांशीराम ने कहा था कि अगर पूना पैक्ट को हमने पलटना है तो इस देश की सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर हमें नियंत्रण करना होगा। ये साहिब कांशीराम ने नवंबर 1982 में ओप्रेस्ड इंडियन की अपनी जो वो एडिटोरियल है उसमें साहब ने लिखा कि पूना पैक्ट को सिर्फ पोषने भर से हमारी समस्या हल नहीं होगी। आज क्या है जो लीडर लोग हैं, जो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो अपनी नलायकी को छुपाने के लिए संगठन का काम सुचारू ढंग से ना करते हुए, ना मेहनत करते हुए, भ्रष्ट तरीकों से आगे बढ़ने के लिए जब वो नतीजे नहीं हासिल कर पाते तो वो ये बहाना लगाते हैं कि पूना पैक्ट के कारण हम लोग हार गए। मेरी इसमें एक बात मैं करना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो रानाडे गांधी एंड जिन्ना में अपनी किताब में जो लिखा है, जब तक लीडरशिप ईमानदार नहीं होगी और लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, लोग उसके ऊपर जब विश्वास नहीं करते तब तक लोग अपना वोट भी नहीं डालते। क्या वजह है कि जलंधर जैसे दुआबे जैसे एरिया में हम लोग 40% से ऊपर है। पूना पैक्ट हमें क्या कहता है? हमें कुछ नहीं कहता। अगर 40% लोग इकट्ठे होकर मन बना ले कि हम एक जगह पे वोट डालेंगे तो उनको कौन रोक रहा है? पूना पैक्ट तो नहीं रोक रहा हूं। आज अंग्रेज भी नहीं है, आज गांधी भी नहीं है, वोट डालने को कौन रोक रहा है? तो अगर हम 40% लोग ये तहिया कर लें कि हम अपना कैंडिडेट जिताएंगे तो उनको कोई नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकते। रुकावट कहाँ है? रुकावट क्या है कि ना वो लीडर है, ना उनका काम करने का तरीका है जिससे कि वो लोगों में चेतना भर के, उनमें उम्मीद भर के, कोई आदर्श देके उनको साथ जोड़ सके। ये हमारी लीडरशिप के क्राइसिस है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं अंत में यही कहूंगा, ठीक है पूना पैक्ट में कुछ हम लोग खो गए थे, लेकिन आज हम सबकी ये जिम्मेदारी बनी है। जब एक व्यक्ति ने इतना संघर्ष करके 7 में से 6 अधिकार हमें लेके दे दिए, तो क्या जो एक अधिकार चला गया है उसकी भरपाई आज हम करोड़ों लोग मिलकर कर नहीं सकते? बिल्कुल। हम उसी को रह जाएंगे नलायक बच्चे की तरह कि मेरा बस्ता भारी है, इसमें कापी है नहीं, इसमें पेन नहीं है, इसमें रबर नहीं है, मेरा बैग पुराना है, तो हम वही बहाने लगा देंगे सर पर रख के। बिल्कुल। आज सोसाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जरूरत यह है कि हम एक जैसे आनंद बाली जी काम कर रहे हैं, आप लोग काम में कैंप जी काम कर रहे हैं, सुदाचा जी काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे साथी, प्रोफेसर विवेक कुमार है, राजकुमार, बहुत सारे इस देश में लगे हुए हैं। जरूरत है कि हम जैसे लोग अपने जैसे लोगों की गिनती को बढ़ाएं और ईमानदार लीडरशिप को तैयारी करें जिससे कि लोगों में उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा हो कि मैं रंजीत कुमार की कसम खा सकता हूं कि ये ईमानदार व्यक्ति है, तो वो लोग वोट डालेंगे, लोग हमारे साथ चलेंगे। अभी लोगों को विश्वास नहीं है। तो इन बातों से आप सबका धन्यवाद, आपने मेरे को काफी समय दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय बहुत भीम, बहुत जय धन्यवाद, भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत कुमार जी। या आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से जो पूना पैक्ट में बताया है। बात ये भी है कि देखो, जैसे आपने अभी कहा कि बाबा साहब अकेले थे, बिल्कुल। अगर उस टाइम जो जो दूसरी पार्टियों में हमारे लोग बैठे थे, अगर वो बाबा साहब का साथ देते अपने समाज के लिए, जैसे बाबा साहब ने अपने समाज के लिए काम किया, अगर वो साथ देते तो कहाँ तक बात पहुंचती? क्या फिर भी हम पिछड़े रह जाते? बिल्कुल नहीं। मगर अगर वो ही लालच, कुर्सी के लालच में दूसरे लोगों के चरणों में जाकर पैरों में जाकर बैठे हैं, तो बाबा साहब अकेले इतना कुछ कर गए तो आज हम करोड़ों लोग मिलकर नहीं कर सकते। तो बाबा साहब ने पूना पैक्ट के माध्यम से एक जैसे कम्युनल अवार्ड लेकर दिया है, उससे कहीं अधिक हासिल किया है हम लोगों ने। और हमारे जो 125-30 जो सांसद लोकसभा राज्यसभा में बैठे होते हैं, तो वो अगर नहीं बोलते, अगर वो हमारी आवाज गवर्नमेंट के कानों तक नहीं पहुंचाते हमारे लोगों की, तो फिर पूना पैक्ट भी क्या करता? तो इसके बारे में जो जो चुनकर जाते हैं लोग, जो वहां जाकर चुप रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, नो डाउट कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी अकाली, इन सभी पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन उसमें यह बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो उनके ज्यादातर लीडर्स हैं वो चुप रहते हैं और बोलते नहीं हैं। लेकिन आप इसमें एक बात देखिए
कि ये संविधान की ताकत है कि 70 साल में इन लोगों के मुंह बंद करने के बावजूद भी बहुजन समाज ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि अपर कास्ट लोग आज हमसे इनसिक्योर फील करते हैं। जी बिल्कुल। संविधान की ताकत तो है ना, हमारा पॉलिटिकल राइट है। आज द्वाबा में अगर शेड्यूल कास्ट लोगों की मेजोरिटी है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कांग्रेस को उम्मीदवार भी देने पड़ते हैं, उनको एमएलए भी बनाना पड़ता है, उनको मिनिस्टर भी बनाना पड़ता है, उनको चेयरमैन भी बनाना पड़ता है। ये संविधान की मजबूरी तो है ना उनकी। जी बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी है, उसने अपना जो पंजाब का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हरपाल सिंह चीमा को बनाया शेड्यूल कास्ट को। मजबूरी है, क्योंकि इन लोगों को पॉलिटिकली हमारे बंदे चाहे नलायक हैं, बोलते नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल डोमिनेट पॉलिटिकल क्लास है उसको हमें तो रिकॉग्नाइज करना ही पड़ता है ना कि ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है यहाँ, इसको हम इग्नोर करके यहाँ पे सत्ता में नहीं रह सकते। तो उस बेनिफिट से हम लोगों ने पिछले 70 साल में तरक्की की है। और रही बात इनके चुप रहने की, तो उसका ये है कि अगर वो लोग चुप हैं तो हम लोग तो बोल रहे हैं ना, हमारे ऊपर तो कोई बंदिश नहीं है। नहीं बंदिश। और जो लोग बोल रहे हैं वो निडरक बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, उनको किसी का कोई डर नहीं। बाली साहब शुरू से बोल रहे हैं, पंजाब में गुरनाम सिंह मुक्तसर साहब बोले, साहब काशीराम बोले, बहन मायावती जी बोले, और बहुत सारे लीडर हैं जो बोल रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो लेख लिख रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, आरटीआई डाल के एप्लीकेशन निकाल के गवर्नमेंट की चोरियों को पकड़ रहा है, कोई स्कॉलरशिप को मुद्दा बना के काम कर रहा है, कोई रिजर्वेशन को मुद्दा बना के काम कर रहा है, कोई संविधान को बना के काम कर रहा है, कोई दलितों के हो रहे अत्याचारों के खिलाफ थानों को घेर रहा है, सड़कों को बंद कर रहा है। तो ये सारा कुछ भी साथ साथ चल रहा है ना, ये भी हो रहा है। बिल्कुल। तो हमें, मेरा मानना है कि अकेली पॉलिटिक्स ही सारा समस्याओं का हल नहीं है। पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखे तो बाबा साहब ने कितने काम किए। बाबा साहब ने 4 पत्रिकाएं निकाली। आज कितने लोग हैं हमारे दलित समाज के जो पत्रिकाएं निकाल रहे। बाबा साहब ने निकाली बहिष्कृत भारत, मूक नायक, पर जनता, फिर प्रबुद्ध भारत। फिर बाबा साहब ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फिर बाबा साहब ने डेथ से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कंसेप्ट जो वो सोच रहे थे वो अपने जीते जी नहीं कर पाए, लेकिन वो बनी। फिर बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, जिसमें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खालसा कॉलेज बनाया उन्होंने मिलिंद में कॉलेज बनाया, सिद्धार्थ मिलिंद कॉलेज बनाया, सिद्धार्थ कॉलेज उन्होंने बनाया। बाबा साहब ने तो मार्च 1956 में पॉलिटिकल एंट्री के एस्पिरेंट लोगों के लिए इंस्टीट्यूट भी खोला, जिसमें 15 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया और उनका फर्स्ट बैच 15 मार्च 1957 को निकलना था। उससे पहले बाबा साहब की डेथ हो गई। फिर बाबा साहब ने ये इंस्टीट्यूट बनाए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। फिर बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी का जो वो रखा उन्होंने, जो प्लान किया उन्होंने, तो लीडर्स को तैयार करने के लिए उनका प्लान था। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया, उसका हमें रास्ता दिया, तो पे बैक टू सोसाइटी का हमें संकल्प दिया। तो इतने सारे करने वाले काम है, हम 24 घंटे पॉलिटिक्स पकड़े रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, बाबा साहब ने हमें माइनॉरिटी परसीव किया था जी। बाबा साहब ने कहा था कि हम लोग माइनॉरिटीज में हैं, हम माइनॉरिटी के राइट्स एंड प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड लेंगे। हम अपने आप को मेजोरिटी परसीव करके राज करने की बातें कर रहे हैं। बेसिक सा फंडा हमें समझने की जरूरत है ना। बिल्कुल। जब हमारा पॉलिटिकली काउंट ही 21% है या 24% या 25% है और बीजेपी आज 40+ पे बैठी है जी वोटिंग काउंट पे, तो हम पंजाब में तो 1.5-2% के आसपास हैं। तो उस काम के ऊपर जोर लगाना तो चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल राइट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाकी काम है उसको सेक्रीफाइस कर रखा है हम लोगों ने। वो क्यों पीछे? बुद्ध धर्म पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अखबारें निकालो, सोशल मीडिया पे अपने चैनल बनाओ, है ना, बिजनेस में अपने लोगों को मोटिवेट करो, सोशल एक्टिविज्म करो जैसे बाकी पार्टियां करती हैं, वो काम कोई नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें सोचनी और विचारनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो समझ रहा हूँ कि पंजाब में दलितों की जो मेन समस्या है ना,
वो बाकी जो सोशल चेंज के जो विषय हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ एक विषय के ऊपर, वो तो चुपचाप वोट डालनी है, वोट डालने को कौन रोकता है, डाल दो वोट जाकर अपनी पार्टी को। जी, मगर वही तो बात है ना, वोट वोट डालने से अगर वोट सही जगह डलेगी तभी हम कामयाब होंगे ना। अगर हम इधर उधर सस्ते में बिक जाएंगे या सही दिशा में नहीं जाएंगे तो फिर तो ऐसा ही हाल होगा कि हम वैसे ही पछड़े के पछड़े रह जाएंगे। राइट। और तरीकल तो उसमें एक बात ऐड करूँ, 1 मिनट। देखो साहब कांशीराम ने केडर बेस्ड पार्टी को बनाया था। जी जी, उन्होंने पहले केडर को तैयार किया था ना, बाम सिख के जरिए। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा पिछले कुछ समय से हम इसमें, हम लोग, हमारी सभी की, कह लो कि मैं किसी एक व्यक्ति को विशेष को नाम नहीं दूंगा, कि हमारी सभी की ये कमजोरी है कि हम लोगों ने जो सोशल एस्पेक्ट पे काम करने वाले थे, बुद्ध धम पे काम करने था, जहाँ हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए थे, हमें अपनी लाइब्रेरीज बनानी चाहिए थी, हमें लोग बच्चों को कोचिंग एंड ट्रेन करने के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाने चाहिए थे, हमें पत्रिकाएं निकालनी चाहिए थी, अखबारें निकालनी चाहिए थी, हमने उस विषय पे कोई काम नहीं किया। जी, तो फिर केडर कहाँ से तैयार होगा, बिल्कुल वो कौन बिल्कुल। तैयार करेगा? तो वहां सही के बात। लीडर भी नहीं। आप म्यूट हो गए जी, लुक लाइक। जी जी जी, या ठीक है ठीक है। होना। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रंजीत कुमार जी। आपने बहुत ही अच्छे से हम हो सके हमारे लोग काफी इससे अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सही रास्ते पे चलें। तो क्योंकि जो हमारे महापुरुषों का जो ये सपना था, सपना तो नहीं कह सकते क्योंकि सपना तो सोते हुए देखते हैं, उन्होंने जागते हुए ये सभी संघर्ष किया है और संघर्ष में हमें भी साथ चलने और फॉलो करने के लिए कहा है। तो ये उन्होंने जो उन्होंने संघर्ष शुरू किया, हम अगर फॉलो नहीं करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारा भी कसूर है, ये हमारा भी गलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। धमावेज की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा बंते जी, अगर स्टिल लाइन पे हैं तो आए और ब्लेसिंग दें। और हमारे साथ बलदेव भारद्वाज जी जलंधर से भी हैं, जुड़े हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एडवोकेट रंजीत कुमार जी को हमारे रूबरू करवाया उन्होंने। उनके भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से, जिन्होंने जो वीकली हफ्तावारी जो ऐतिहासिक दिन है वो उसके बारे में हमें बताया। महेंद्र सल्लन जी टोरंटो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया हम करते हैं। तो हम आज यहीं, आई थिंक डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी जिन्होंने बाबा साहब के मिशन के बारे में हमें, दीक्षा के बारे में हमें जानकारी दी, धम्म दीक्षा के बारे में जानकारी दी। हमारा मकसद जो धम्मावेश का जो मकसद है, जैसे रंजीत कुमार जी ने बताया कि हमें बुद्ध धम्म और पॉलिटिकली अवेयरनेस होना जरूरी है। तो ये धम्मावेश का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी हमने समझते हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि हम भारत को बुद्धमय देश बनाना है और हमने ये राज भाग भी प्राप्त करना है। तो धम्मावेश की टीम जो है इसी पे काम कर रहे हैं कि हम धम्म का भी प्रचार प्रसार करें और लोगों को पॉलिटिकली भी अवेयर करें, ताकि हम जो उन महापुरुषों का जो संघर्ष था उसको हम, वो अकेले अकेले आए थे और अकेले अकेले इतना करके गए, और हम करोड़ों लोग, हजारों लाखों लोग जो इस समय उनको अभी तक पूरा नहीं कर सके, और हमें ये पूरा करना पड़ेगा। और तभी हमारे जो समाज का, हमारा जो समाज है वो आगे आएगा और कामयाब होगा। हमारे जो हमारे साथ अट्रॉसिटीज होती हैं, हमारे साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं कहीं भी हो इंडिया के किसी पार्ट में, हमें बाहर बैठे वो उसको दुख होता है हमें, हम लोगों को। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा जो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग अवेयर हों, हमारे लोग जागरूक हों,
और अपने जो महापुरुष हैं उनको संघर्ष को जारी रखें, और जो भी हमें प्राप्तियां करना है, जो हम के गुरु, हमारे गुरु जो बता कर गए हैं, हमारे महापुरुष बता के कर गए हैं, हम उनको प्राप्त करना है। सो इसी के साथ आज का जो धम्मा वेव्स का प्रोग्राम, हम धम्म पद से ली हुई लाइन के हमारे माँ बाप, भाई बहन और दोस्त उतनी भलाई नहीं कर सकते जितना भलाई अच्छे मार्ग पे चलने वाला मन कर सकता है। और हम अपने मन को कंट्रोल करना है, हमारे मन को सही दिशा में लगाना है, और हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरत क्या है, वो हमें प्राप्त करना है। इसी के साथ धम्मा वेव्स की पूरी टीम हमारे दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और धम्म का प्रचार प्रसार हो जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और हमारे महापुरुष बता कर गए हैं। इसी के साथ आप सबको अगले वीक मिलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं